साल 1983 मई के महीने में बिहार की राजधानी पटना के दो मशहूर अखबारों के फ्रंट पेज पर ये खबर छपी जिसने सबको चौंका। ये खबर थी बिहार के बॉबी हत्याकांड की, जो हमेशा के लिए एक राज बनकर फाइलों में दफन हो गया। दोस्तों, मेरा नाम अवध। आज की इस वीडियो में हम इस कहानी के बारे में पूरा जिक्र करेंगे। साल 1983 बिहार विधानसभा में काम करने वाली एक लड़की की मौत होती और 4 घंटे के अंदर चुपचाप उसके शरीर को ले जाकर दफना दिया जाता है। ये खबर एक अखबार के हाथ लगती है और फिर हरकत में आते हैं एक आईपीएस ऑफिसर। जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये किक परतें खोलती हैं। लड़की को दफनाने की जल्दबाजी यूं ही नहीं की गई थी। उसकी मौत के बाद दो रिपोर्ट तैयार हुई थी। दोनों में मौत की वजह अलग अलग। आगे तफ्तीश में कुछ बड़े नाम जुड़ते हैं। पता चलता है कि लड़की के रसूख वाले लोगों से संबंध थे। पुलिस पर दबाव था मामले को निपटाने का, लेकिन जांच अफसर अड़ जाते हैं। लड़की के शरीर को निकालकर पोस्टमार्टम किया जाता है। जो रिपोर्ट आती है उससे बिहार में हड़कंप मच जाता है। फिर शुरू होता है राजनीति का असली सत्ता के हाथ न्यायालय का गला किस कदर दमोच लेते हैं। ये कहानी उसकी एक बानगी है। क्या हुआ था 1983 में बिहार में? क्या था बिहार का बॉबी हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिला दिया था? कैसे एक पुलिस अफसर ने इस हत्याकांड की परतें खोली और कैसे सत्ता ने उसके हाथ रोक दिए? किस्से की शुरुआत होती है 11 मई 1983 से। पटना से निकलने वाले एक लोकल दैनिक अखबार में उस रोज एक खबर छपी थी। खबर थी एक मौत की। श्वेता निशा त्रिवेदी नाम की एक लड़की, जो बिहार विधानसभा में टाइपिस्ट का काम कर कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता और विधान परिषद की तत्कालीन सभापति राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी 35 साल की श्वेता निशा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। घर पर उनका निकनेम बेबी था, लेकिन उसकी मौत के बाद खबर निवीसों ने उसका नाम बॉबी कर दिया। शायद राज कपूर की फिल्म बॉबी से प्रेरित होकर आगे जाकर एक केस बॉबी हत्याकांड नाम से मशहूर हो। इसीलिए सरलता के लिए हम भी बॉबी नाम का ही यूज करेंगे। तो जैसा कि पहले बताया, बॉबी की मौत की खबर अखबार में छपी। इसमें उसकी मौत पर कई सवाल उठाए गए। सबसे बड़ा सवाल था कि जल्दबाजी में बॉबी के शरीर को दफनाया क्यों गया और कहां दफनाया गया। पब्लिक के लिए खबर रोचकता का सबब, लेकिन एक पुलिस अधिकारी को इस दाल में काला नजर आ रहा। इस पुलिस अधिकारी का नाम था किशोर कुणाल। कुणाल पटना के तत्कालीन एसएसपी हुआ करते थे। 2021 में उनकी लिखी एक किताब रिलीज हुई, दवन तक्षकों का। इस किताब में कुणाल ने इस केस को लेकर कई खुलासे की। सिलसिलेवार तरीके से चले तो कुणाल ने अखबार की इस खबर के आधार पर केस की जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले बॉबी की माताजी राजेश्वरी सरोज दास से पूछताछ की। दास ने उन्हें बताया 7 मई की शाम बॉबी अपने घर से निकली और फिर देर रात वापस आई। घर आते ही उसने पेट में दर्द की शिकायत की। जल्द ही उसे खून की उल्टियां होने लगी। जल्दबाजी में उसने पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इसके बाद उसे घर भेज दिया गया जहां उसकी मौत हुई। दास के पास से पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिससे पक्का हो गया कि इस मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। दरअसल बॉबी की मौत के बाद 2 रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग है। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया था कि बॉबी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। एक में मौत का वक्त सुबह के 4 बजे लिखा गया था तो दूसरे में 4:30 बजे। असल में मौत की वजह क्या थी और मौत का वक्त क्या था, यह पता करने का सिर्फ एक तरीका था। ऑफिसर कुणाल ने तय किया कि बॉबी का शरीर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया जाए। अदालत से इजाज़त लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया और उसमें से अलग ही बात निकलकर सामने। बॉबी के बिसरा की जांच में मिथिलियन नाम का जहर पाया गया। इस रिपोर्ट ने पुलिस के शक को हकीकत में बदल दिया। अब साफ हो चुका था कि बॉबी का कत्ल किया गया था। अब बारी थी पता लगाने की कि बॉबी को जहर किसने दी।
कुणाल ने बॉबी का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि बॉबी का रसूखदार लोगों से मिलना जुलना था। एक बात ये भी पता चली कि 1978 में जब बॉबी को विधानसभा में नौकरी मिली तो वहाँ एक विशेष प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड लगाया गया था, सिर्फ इसीलिए ताकि बॉबी को टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाए। बाद में वो बोर्ड बंद करवा दिया गया और बॉबी को टाइपिस्ट के नौकरी मिल गई। विधानसभा में नौकरी के दौरान उसकी कई नेताओं और विधायकों से अच्छी जान पहचान हो गई थी, इसीलिए कुणाल एक बार और बॉबी की माताजी के पास गए और सरकारी आवास पहुंचे। यहाँ उन्होंने पाया कि बॉबी की चीजें गायब थीं। उसी सरकारी आवास से लगा एक आउट हाउस हुआ करता जहाँ 2 लड़के रहते। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन लड़कों ने बताया कि 7 मई की रात वहाँ बॉबी से मिलने के लिए एक आदमी आया था। इस शख्स का नाम था रघुवर झा। रघुवर झा कांग्रेस की एक बड़ी नेता राधानंदन झा का बेटा था। अपनी किताब में कुणाल बताते हैं कि रघुवर झा के बारे में उन्हें बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास ने भी बताया था। दास का कहना था कि रघुवर झा ने बॉबी को एक दवाई दी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। बॉबी ने चूंकि ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए उसे दफनाया गया। पुलिस के अनुसार केस का मुख्य अभियुक्त विनोद कुमार था, जिसने नकली डॉक्टर का रोल किया। रघुवर झा के कहने पर बॉबी को दवाई पीने को दी। चूंकि केस में एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा था, इसीलिए मामला हाई प्रोफाइल बन गया। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सत्ता के गलियारे में हड़कंप मचने लगा। अदालत में केस पहुंचा। वहां राजेश्वरी दास ने अपने बयान में बताया कि कैसे नकली डॉक्टर से बॉबी का इलाज करवाया गया। झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी गई। केस की खबरें अब लोकल अखबारों से देश के अखबारों तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे इस केस में और कई लोगों का नाम जुड़ा। इनमें से कुछ सत्ताधारी विधायक और सरकार में मंत्री तक थे। जल्द ही मामले में राजनीति तक का रंग भी ओढ़ लिया। विपक्ष की कम्युनिटी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आरोपी को न पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं। विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर इस मामले में बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। कुणाल लिखते हैं कि इस केस में उन पर काफी दबाव था। उनके वरिष्ठ अधिकारी ऐसे बर्ताव कर रहे थे मानो सच का पता लगाकर उन्होंने कई गुनाह कर दी। ऐसे में एक रोज कुणाल के पास सीधे मुख्यमंत्री का कॉल आया। जगन्नाथ मिश्र तब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते। कुणाल लिखते हैं कि सीएम ने उनसे पूछा, ये बॉबी कांड का मामला क्या? कुणाल ने उन्हें जवाब दिया, सर कुछ मामलों में आपकी छवि अच्छी नहीं है, किंतु चरित्र के मामले में आप बेदाग हैं। इस केस में पढ़िएगा तो ये ऐसी आग है कि हाथ जलता है, कृपया इसे अलग रहे। किताब के अनुसार जवाब सुनकर मुख्यमंत्री ने फोन रख दिया था। आगे क्या हुआ? चूंकि मामला नेताओं की साख से जुड़ा, इसीलिए सरकार भी दबाव दे रही थी। इस बीच मई 1983 में लगभग 4 दर्जन विधायक और मंत्रियों की एक टीम मुख्यमंत्री से मिली। कहते हैं कि सरकार बचाने के लिए जगन्नाथ मिश्र प्रेशर में आ गए और 25 मई को ये केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने दिल्ली से एक रिपोर्ट तैयार कर दी। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि मामला कत्ल का नहीं बल्कि आत्महत्या का है। रिपोर्ट के अनुसार बॉबी अपने प्रेमी से मिले धोखे से परेशान थी, इसीलिए उसने सेंसिबल नामक टैबलेट खा लिया था। इसके अलावा सीबीआई ने कहा कि मरने से पहले बॉबी ने अपने प्रेमी को एक पत्र भी लिखा था। इस रिपोर्ट के अनुसार रघुवर झा इस मामले में निर्दोष था और घटना के दिन वो एक शादी में शिरकत करने गया था। साथ ही सीबीआई ने पटना पुलिस को आरोप लगाया कि उन्होंने उन 2 लड़कों को टॉर्चर, उन्हें रघुवर झा की फोटो दिखाई और उनसे उसका नाम लेने को कहा। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार बॉबी ने जो खत लिखा था वो उसकी मां ने जला दिया और भी काफ़ी दस्तावेज जलाए गए ताकि बड़े लोगों का इस केस में नाम ना आए। सीबीआई की ये रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, बिहार में विपक्ष ने फिर हंगामा खड़ा कर, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट नेताओं को क्लीन चिट दे रही थी। तब पटना की फॉरेंसिक लैब में एक तरफ सीबीआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए। उसके अनुसार पोस्टमार्टम में सेंसिबल टैबलेट का कोई अंश नहीं था और बॉबी की मौत
मिथिलियन जहर से हुई। इस पर सीबीआई ने सफाई देते हुए कहा कि गलती से लेबोरेटरी में रखे किसी दूसरे बिसरा से बॉबी के बिसरा में मिथिलियन चला गया हो। ये कहकर सीबीआई ने इसे आत्महत्या का केस बताकर इस केस को बंद करा। किशोर कुणाल हमेशा कहते रहे कि नजर में ये एक मर्डर केस था। जनसत्ता की एक रिपोर्ट बताती है कि सालों बाद एक विधायक ने इस केस में एक हैरत अंगेज दावा किया और कहा कि अगर हम लोग मामला रफा दफा नहीं करवाते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता, क्योंकि हवाम में सब नंगे थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, सचेत करना है। और इस कहानी का सारा कंटेंट सोशल मीडिया से लिया गया है। आपको अगर इसके बारे में कोई और जानकारी पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।